हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के पार्ट 4 लेक्चर के अंदर आप लोगों का स्वागत है। और ये लेक्चर काफी ज्यादा इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि इससे क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये केमिस्ट्री के बेस को आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से रेडी करेगा और आपको सोचने के कई मौके देगा ताकि आप अपनी थिंकिंग पावर को और ज्यादा एनहांस कर सको। अब यहाँ पर जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में वो है आपका रिएक्शंस इन सॉल्यूशन, जिसमें आपका मोल परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी एंड मोरालिटी। अब इनके बारे में ना एक चीज बड़ी ही प्रचलित है कि अमूमन बच्चे इन चीजों से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, मोलालिटी मोरालिटी से। ठीक है, इनसे कंफ्यूज होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है कि आमतौर पर हम लोग ना सिर्फ इनके फॉर्मूलाज पढ़ के ही आगे बढ़ते हैं। इजी टू रिमेंबर फॉर्मूलाज हैं और जिसकी वजह से हम याद कर लेते हैं, क्वेश्चंस में वैल्यू पुट करते हैं और हमारा काम हो जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया जाए तो क्योंकि हमने इनको रियल वर्ल्ड, इनके फिजिकल सिग्निफिकेंस के साथ कनेक्टेड नहीं है हमारा ब्रेन, तो वो थोड़ा घुमा फिरा के पूछने के साथ हमें सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन आती है और हम इस चीज में भी कंफ्यूज रहते हैं कि मोलालिटी मोरालिटी इनकी नीड क्या है, और हम एक चीज से काम हो रहा है तो दूसरे चीज की नीड क्यों है, और यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और ये बड़े ही हॉट टॉपिक है चैप्टर 1 के, मतलब क्योंकि इनमें कंफ्यूजन होता है, इस वजह से ये हॉट टॉपिक है। लेकिन ये बहुत ही सिंपल से टॉपिक है। अब हम आज के लेक्चर में वो गलती नहीं करेंगे जो गलतियां हर जगह हो रही है, और वो गलती क्या है कि इनके फॉर्मूलाज याद कर लो, उससे जुड़े हुए 4 क्वेश्चन हम कर लेंगे, और 4 क्वेश्चन जब हम कर लेंगे तो हमारे को एक एक वे मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और हम फिर आगे बढ़ जाएंगे। बट ऐसा नहीं करना है, हमको समझना है, इन चीजों को समझना है, क्योंकि अगर किसी महान वैज्ञानिक ने या गणितज्ञ ने इनको बनाया है तो किसी रीजन से बनाया है, एग्जाम के लिए नहीं बनाया था इसे। इसको बनाया था केमिस्ट्री के अंदर, जब हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, उन कैलकुलेशंस को, उन ऑब्जर्वेशंस को देख के उन कैलकुलेशंस को करने के लिए बनाया गया है, और उसके पीछे का रीजन पहले हमें समझना होगा। पहले हम एक रीजन को समझते हैं। अब देखो, साइंस क्या है? साइंस है नेचर को ऑब्जर्व करके, वहां पे जो फिनोमिना हो रहा है उसको ऑब्जर्व करके, उससे मैथमेटिकली बात करके जब आप उस फिनोमिना को समझते हो, ये हो गया आपका साइंस एंड मैथमेटिक्स, जिससे मिलती है आपको एक डिस्कवरी। और उस डिस्कवरी से जब आप एक ऐसी चीज बनाते हो जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो कहलाती है इंजीनियरिंग। इन चीजों को जो आप पढ़ रहे हो ना, इनका रीजन क्या है, आपको इन्हें इंजीनियरिंग में यूज करना है। कैसे यूज करना है और क्यों यूज करना है, पहले मैं वो चीज बताता हूँ। कॉमन मानसिकता, क्यों हम केमिस्ट्री के साथ इतना कनेक्ट नहीं करते हैं? कॉमन मानसिकता जो है वो ये है, क्योंकि देखो, एक तो हम एग्जाम के लिए ही पढ़ रहे हैं तो हम उतना फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं लेते हैं इसका, या उतना साइंस के साथ कनेक्ट होकर नहीं पढ़ते हैं। दैट इज वाई हमारे लिए फॉर्मूला से ही काम चलाना हमें पड़ता है। अब जरा सोचो, सोचो इस बात को कि आपने साइंस क्यों पढ़ी है, ताकि आप ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करो। क्यों पढ़ रहे हो? ताकि आप ह्यूमैनिटी को इवॉल्व कर सको, इंजीनियर बन सको, ऐसे इनोवेशंस और क्रिएशंस कर सको जो आज तक नहीं हुए हैं। लेकिन अगर सिर्फ फार्मूला ओरिएंटेड है, थिंकिंग पावर डेवलप नहीं है, तो प्रॉब्लम आएगी। हम इंजीनियरिंग में भी सिर्फ फॉर्मूले याद कर रहे होंगे, और हम सिर्फ उन्हीं के फॉर्मूले याद कर रहे होंगे जो ऑलरेडी ढूंढे जा चुके हैं। हमारी थिंकिंग पावर ग्रो नहीं होगी तो हम ऐसी चीजें डिस्कवर ही नहीं कर पाएंगे जो आज तक ढूंढी नहीं गई है, और जब तक हम ऐसी चीजें ढूंढेंगे ही नहीं, हम ह्यूमैनिटी को इवॉल्व कैसे करेंगे? तो इन शॉर्ट, हम बहुत छोटे ड्रीम के लिए फिर काम कर रहे होते हैं। अब देखो, अगर अगर मैं यहां पर समझूं कि एक कॉमन मानसिकता के साथ बढ़े, तो हमें यही लगता है कि यार क्या फर्क पड़ता है भाई, अगर दो गैसेस हैं आपस में डिफ्यूज हो रहे हैं तो होने दो, थोड़ी देर में वो हो जाएंगे, इनकी कैलकुलेशन करके हम क्या कर लेंगे। यही हमारी कॉमन मानसिकता है जो कि हमें इन कॉन्सेप्ट्स के साथ डिटैच करती है, अटैच नहीं करती है, डिटैच करती है। अब हम इस भावना के साथ समझते हैं, साइंस इज ऑब्जर्वेशन, जो आप अभी कर रहे हो। ठीक है, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज, जो अभी आप कर रहे हो, जिससे कि आप ऐसी चीजें बनाओगे जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। इंजीनियरिंग, जो कि आप आज से 2 या 3 साल बाद करने वाले हो, जिससे कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी निकल कर आएगी जिससे पूरी ह्यूमैनिटी का भला होगा और पूरी ह्यूमैनिटी इवॉल्व करेगी, जिससे आप बनोगे एक सक्सेसफुल इंसान। और यही है आपके स्टेम की कहानी, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की कहानी। हमें इसी चीज को समझना है। ठीक है, अब देखो, हम यहां पर समझते हैं कि यार साइंस के जरिए हम नेचर को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, कर रहे हैं। हमने एक कंटेनर लिया जिसके अंदर हमने नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस डाल दिया, जो कि रिएक्ट करके क्या बनाएगा? अमोनिया बनाएगा, NH3 बनाएगा। ठीक है, NH3 बनाएगा। अब अगर मैं सिर्फ इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं तो कॉमन मानसिकता कहेगी यार नाइट्रोजन हाइड्रोजन को डालोगे तो अमोनिया बन जाएगा, क्या बड़ी बात है। लेकिन अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं, इस फिनोमिना से कुछ ज्ञान हासिल करूं, तो कल ये मुझे कहां मदद करने वाला है, पहले हम इसको समझते हैं, और इसी से आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट होगा कि इन सब चीजों की क्या नीड है। तब आपको ये फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि याद करोगे तो आगे के चैप्टर्स में जब सॉल्यूशंस को, केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ोगे आगे चल के, तो वहां पर भी फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। लेकिन वहां फिनोमिना हो क्या रहा है वो सोच पाओगे अगर आज इन चीजों को ऑब्जर्व करोगे तो इसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं और समझते हैं। अब देखो,
शुरुआत में हमने नाइट्रोजन डाल दिया, हाइड्रोजन डाल दिया, यानी कि NH3 की क्वांटिटी यहां पर 0 है। ठीक है, जस्ट फील इट, क्योंकि आप ये सारी चीजें जानते हो, इट जस्ट कि हमें ब्रेन को थोड़ा सा उस डायरेक्शन में दौड़ाना है और टिंकर करना है, सोचना है। तो शुरुआत में नाइट्रोजन हाइड्रोजन ज्यादा है। अब क्या होगा, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा है इन लोगों की, गैसेस के फॉर्म में है दोनों, तो ये आपस में टकराएंगे। हर मॉलिक्यूल जरूरी नहीं कि हर बार टकराता ही है, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से इनके टकराने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या बनना स्टार्ट होगा, NH3 बनना स्टार्ट होगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बनना स्टार्ट हुआ। लेकिन ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। जब NH3 की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो ये टूट टूट के वापस से N2NH2 बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो शुरुआत में अगर आप देखोगे तो ये पहले रिएक्ट करेंगे, इसको बनाएंगे, और जब ये बनने स्टार्ट होगा तो ये वापस से टूट के ये बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हो क्या रहा है यहां पर, इस फिनोमिना को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, और जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको नेचर में किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हो तो उसको मैथमेटिक्स के जरिए उसे कनेक्ट करते हो, उनको नंबर्स के जरिए आप उस फिनोमिना को एसोसिएट करते हो, और उनके नंबर के फ्लोज को, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में हमने यही सीखा है, नेचर को ऑब्जर्व करना, उसको नंबर्स के साथ एसोसिएट करना, उसके फ्लो को देखना है। जब आपने फ्लो को देखा तो आपको समझ आया कि ये फिनोमिना कैसे हो रहा है। तो हमने यहां पर भी मैथमेटिक्स को यूज किया एज अ लैंग्वेज ऑफ नेचर, और यहां से फिर हमने ग्राफ को प्लॉट किया, और वो ग्राफ से हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। पहले यहां पर टाइम लेते हैं, और यहां पर N2 प्लस H2 से NH3 जो बन रहा है, अगर मैं उसके रिएक्शन रेट को फील करूं, और ये इतनी सिंपल चीजें है ना, आप कर सकते हो फील। स्टार्टिंग में इन दोनों की क्वांटिटी ज्यादा है, ये क्लोज्ड कंटेनर है, ऑब्वियसली रिएक्शन अपने पीक पर होगा, जीरो टाइम पर। रिएक्शन का रेट, उसके होने की रफ्तार जो होगी, रेट का मतलब रफ्तार, उसके होने की रफ्तार यानी NH3 बनने की रफ्तार क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, लेकिन टाइम के साथ जैसे जैसे N2H2 रिएक्ट होते जाएंगे, वो NH3 बनते जाएंगे, इनका मिलन होता जाएगा, ये NH3 बनते जाएंगे, तो N2 और H2 की क्वांटिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। वेरी सिंपल कॉमन सेंस। ठीक है, तो उसके साथ इनके टकराने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, होगी कि नहीं होगी। अगर पहले ज्यादा गैस है तो टकराने की क्वांटिटी N2 और H2 की ज्यादा है, N2 N2 से भी टकराएगा, H2 H2 से भी टकराएगा, लेकिन N2 और H2 के टकराने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, इनके टकराने की प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन, ये यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन है, ये जो वाई एक्सिस है ये रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, तो अभी के लिए हम N2H2 से N3 जा रहे हैं, इसको फॉरवर्ड रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है, ये टाइम के साथ क्या होने लगेगा, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो यहां पर अगर हम देखें, हम एक और बार क्रिएट करते हैं इसके साथ ब्लू कलर से, जो कि अलग बार को रिप्रेजेंट करेगा, और ये रिप्रेजेंट करेगा NH3 से N2 प्लस H2 बनाने पर। ठीक है, अब अगर इसके रिएक्शन को देखो, इनिशियली NH3 की क्वांटिटी है नहीं है, तो वो जीरो है, लेकिन जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, इसकी रफ्तार, इसका रिवर्सिबल प्रोसेस का रफ्तार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा, सोचना ही है बस, और ये चीजें हम सोच सकते हैं कि N2H2 की क्वांटिटी, और अगर मैंने मुट्ठी बंद कर रखी है तो इसका मतलब है कि जीरो क्वांटिटी है। ठीक है, इन दोनों की क्वांटिटी मैक्सिमम है, NH3 की क्वांटिटी जीरो है, लेकिन टाइम के साथ क्या होगा, इसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी, इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और फिर धीरे धीरे ये एक ऐसी स्टेज पे आ जाएंगे कि जिस रफ्तार से ये NH3 बना रहा है और जिस रफ्तार से NH3 N2H2 बना रहा है, वो दोनों रफ्तार क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और इस स्टेज में ये इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाएगा, यानी कि हमें लगेगा कि रिएक्शन क्लोज हो चुका है, बट रिएक्शन अभी भी हो रहा है। N2H2 से NH3 बन रहा है और NH3 से N2H2 बन रहा है, बट ये क्योंकि सेम रफ्तार से हो रहे हैं, तो अब हमें दोनों में इनकी क्वांटिटी घटती हुई नजर नहीं आएगी और इसकी क्वांटिटी बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी। उस स्टेज को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, और ये वन ऑफ आवर चैप्टर है। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वेशन है, इसको अगर हमें ऑब्जर्व करना है तो क्या इनकी क्वांटिटी को हमें नेचर में इनको नंबर देना होगा कि नहीं देना होगा। अगर हम इनको नंबर देंगे कि अभी इसकी क्वांटिटी इतनी है, इसकी क्वांटिटी इतनी है, और जब इक्विलिब्रियम आया तो इसकी क्वांटिटी उतनी थी, और इक्विलिब्रियम आने में कितना वक्त लगा, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा हमें। और अभी राइट नाउ कितना है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा हमें, जो कि फिर हम 12th में पढ़ेंगे इन चीजों को केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो अब सोचो, अगर हमें इन चीजों को ऑब्जर्व करना है तो हमें इसको नंबर्स के साथ एसोसिएट करना होगा, मैथमेटिक्स के साथ एसोसिएट करना होगा, तभी तो उनके चेंज को, यानी कि नंबर्स के फ्लो को हम देख पाएंगे, और जब देख पाएंगे तभी तो यहां जो हो रहा है, जो जो फिनोमिना घट रहा है, उसको समझ पाएंगे, और जब समझ पाएंगे तो ही तो हम इन चीजों को आगे चल के इस समझ की मदद से ऐसी चीज बना पाएंगे जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। चलो इसी के ऊपर अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि दो कंटेनर है मेरे पास, ठीक है, दो कंटेनर है मेरे पास, ठीक है, जो कि बीच में से मैंने एक पार्टीशन लगा रखा है।
एक तरफ मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रखी है और एक तरफ मैंने ऑक्सीजन गैस रखी है। इधर सिर्फ हाइड्रोजन है, इधर सिर्फ ऑक्सीजन है। जैसे ही मैं इस कंटेनर को खोल देता हूं, मान लो यहां से मैंने खोल दिया इसे, अब इस वक्त हाइड्रोजन यहां पर है, ऑक्सीजन यहां पर है, बट जैसे ही मैंने इसको खोला, ये एक दूसरे में क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे, कॉमन वर्ड लेते हैं, ठीक है, डे टू डे लाइफ में डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे, एक दूसरे में घुलना स्टार्ट हो जाएंगे। और जब ये डिफ्यूज होंगे तो क्या ये इंस्टेंट हो जाएंगे? नहीं, इनके डिफ्यूजन में एक वक्त लगेगा। अब वक्त कुछ इस तरीके से होगा कि मैं ऑक्सीजन को एक अलग कलर देता हूं। इस वक्त ऑक्सीजन यहां पर है, हाइड्रोजन रेड कलर का है, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ऑक्सीजन कुछ ऐसे ऐसे होगा, इतना फैलेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन जो होगा वो डिफ्यूज होके थोड़ा यहां जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो मिक्सचर है वो इस जोन में अभी लाई कर रहा है। यस, लाई कर रहे हैं। अगर मैं इसके डिफ्यूजन को ऑब्जर्व करना चाहता हूं तो मुझे इस डिफ्यूजन को नंबर्स के साथ एसोसिएट करना होगा, और नंबर्स के साथ एसोसिएट करके मैं इस फिनोमिना को ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको किसी चीज के रेट का पता करना है तो नंबर्स के साथ एसोसिएट करोगे कि इस वक्त हाइड्रोजन ऑक्सीजन आइसोलेटेड है, अब मिल रहे हैं, ठीक है। समय के साथ जो गुजर रहा है, मान लेते हैं 4 सेकंड में ये कंप्लीटली डिफ्यूज हो जाते हैं, तो 1 सेकंड में अभी सिर्फ इतने हाइड्रोजन ऑक्सीजन डिफ्यूज हुए हैं, 2 सेकंड में इतने हुए हैं, 3 सेकंड में इतने हुए हैं, और 4 सेकंड में ये कंप्लीटली हो गए हैं। तो उससे मुझे ये इनके वक्त का पता चलेगा, किस रफ्तार से ये एक दूसरे में घुल रहे हैं इसका पता चलेगा। और जब इस ऑब्जर्वेशन का, जो कि हम डे टू डे लाइफ में क्या देते हैं, अरे क्या ही फर्क पड़ता है, मिल तो जाएंगे ही, लेकिन अब देखो जरा, इसी ऑब्जर्वेशन से अगर मैं आगे चल के ऐसे पढ़ूंगा, अगर आगे चल के मान लो मैं एक रॉकेट इंजन पे काम कर रहा हूं, जो कि फ्यूचर की भी टेक्नोलॉजी है, प्रेजेंट की भी टेक्नोलॉजी, और स्पेस एक्सप्लोरेशन फ्यूचर में बहुत बड़ा होगा ही होगा। तो ऐसे सोचूं अगर मैं कि एक रॉकेट के अंदर देखूं, बेसिक नॉलेज आजकल इंटरनेट से मिल जाती है, उसके अंदर हाइड्रोजन कंटेनर होता है एंड ऑक्सीजन कंटेनर होता है, जो कि लिक्विड स्टेज में रखा जाता है, उनको लिक्विफाई करके रखा जाता है और बहुत ही ठंडे टेम्परेचर पे रखा जाता है, ठीक है। अब डिफ्यूजन को अगर ऑब्जर्व करें तो अगर तापमान ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन फास्ट होगा, तापमान कम होगा तो डिफ्यूजन का रेट आपका स्लो होगा, ऑब्वियस सी बात है। और लिक्विड स्टेज में तो उनको डिफ्यूज होने में और भी ज्यादा टाइम लगेगा। अगर मैं इसके कंबशन चेंबर के अंदर एक तरफ से हाइड्रोजन छोड़ रहा हूं, एक तरफ से ऑक्सीजन छोड़ रहा हूं, ठीक है, तो अगर मैं ऐसा देखूं कि ये हाइड्रोजन जा रहा है इस डायरेक्शन से, ठीक है, इस डायरेक्शन से हाइड्रोजन जा रहा है और इस डायरेक्शन से आपका ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन से ब्लैक कलर हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड कलर ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मुझे रॉकेट में कांस्टेंट बर्निंग करनी है, तो इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर मुझे पता होगा, अगर मैंने ऑब्जर्वेशन की होगी, अगर मैंने उसे नंबर्स के साथ एसोसिएट किया होगा, तो मुझे इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो अब सोचते हैं कि क्या हो रहा है यहां पर। थोड़े टाइम बाद ऑक्सीजन इसके साथ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और हम इसी टाइम अगर आफ्टर बर्निंग करते हैं, हाइड्रोजन भी थोड़ा आगे गया, बट ये वो रीजन है जहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मर्ज हो चुके हैं, डिफ्यूज हो चुके हैं, और अगर अब बर्निंग स्टार्ट करते हैं तो लॉजिकली सोचो, ये पुराना वाला हटाते हैं, अभी ऑक्सीजन सिर्फ यहां तक बाहर है, ठीक है। इस ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन से मिलने की क्वांटिटी, मतलब यहां पर हाइड्रोजन है ही नहीं, यहां पर ऑक्सीजन है ही नहीं, और बर्निंग के दौरान यहां पर हमारा इस साइड वाला फ्यूल वेस्ट होगा, और यही वाला फ्यूल जो है वो थ्रस्ट पैदा करेगा। अगर मुझे यहां पर मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन होगी तो मुझे पता होगा कि इतने तापमान पर किस रफ्तार से वो डिफ्यूज कर रहा है, और अगर इस रफ्तार से वो डिफ्यूज कर रहा है तो कितने समय में ये मिल जाते हैं, और हमें ये समय कम से कम रखना है। तो अगर ये बहुत ठंडे टेम्परेचर पे आ रहा है तो मुझे डिफ्यूजर लगा के उसको और तेजी से इंजेक्ट करना होगा, या फिर जो इनके इंजेक्टर पॉइंट है वो एकदम साइमल्टेनियसली साथ साथ होने चाहिए, और मैं इनको एटमाइज करके एक दूसरे में मर्ज कर दूंगा स्पीड के साथ। तो अब देखो, जो पढ़ाई हम कर रहे हैं, जो हमें ऐसा लगता है कि क्या जरूरत है इसकी, उसकी वजह से आप एक इंजन को एनहांस कर सकते हो, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो इस ज्ञान से, जिससे कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में तेजी आ सकती है। और आगे चल के अभी क्या हो रहा है, अगर आप 100 लीटर का फ्यूल यूज कर रहे हो, उसमें से मान लेते हैं 56 लीटर ही फ्यूल जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन कल को इसी ऑब्जर्वेशन और इसी ज्ञान की मदद से आपने 70 लीटर फ्यूल को एनर्जी में कन्वर्ट करने में क्या कहते हैं कामयाबी पा ली, इंजन की एफिशिएंसी बढ़ गई, माइलेज बढ़ गई, स्पेस एक्सप्लोरेशन सस्ता हुआ, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हमारे लिए और अफोर्डेबल हो जाएगा, हम लोगों को पहले से और अच्छी चेतावनी दे पाएंगे कि यहाँ पे संकट आने वाला है, यहाँ से पहले निकल जाओ, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट छोड़ पाएंगे, हमारी मिलिट्री और ज्यादा स्ट्रांग होगी। सोच के देखो, कल्पनाएं हैं यहाँ पर, हम कल्पनाएं करना छोड़ देते हैं, हम फॉर्मूलाज के रास्ते ना सोचना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे पास इजी ऑप्शन आ गया है, क्वेश्चन करना है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, तो हम याद करना शुरू कर देते हैं। याद नहीं भाई, साइंस को तो एंजॉय करना है, साइंस फन है, उसको आज करोगे तो कल वो इंसान बनोगे जो इंसान ह्यूमैनिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो ऐसे ही जब केमिकल रिएक्शंस को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, केमिकल रिएक्शंस को जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वहां पर क्वांटिटी है, और जब क्वांटिटी है तो उस क्वांटिटी को आप
घुलते घुलते हुए देखोगे, ठीक है, एक दूसरे से मिलते हुए देखोगे, एक दूसरे से जुड़ते हुए देखोगे, तो उनको नंबर्स के साथ एसोसिएट करोगे। जब नंबर्स के साथ एसोसिएट करोगे तो आपको उन नंबर में होने वाले चेंजेस की वजह से आपको एक फिनोमिना नजर आना स्टार्ट होगा। नेचर आपको उस नंबर की मदद से कम्युनिकेट कर रहा होगा और उस फिनोमिना को देख के आप विज्ञान के नए लॉज को, नए प्रोसेसेस को डिस्कवर कर रहे होगे, जो कि काम आएगा किसके, ह्यूमैनिटी को इवॉल्व करने के। अब पॉइंट समझ आ गया होगा आपको कि हमें क्यों इन चीजों को समझना है। अब यहां पर हम देखते हैं, ऐसे तो टॉपिक ये 2 मिनट के ही हैं यार, फॉर्मूला बता देता हूँ चारों का, काम हो गया, लेकिन फील करो, ठीक है, पढ़ने का मजा फील करने के साथ ही है, ऐसे ही फॉर्मूला याद करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन की, ठीक है, मोल फ्रैक्शन या मोल परसेंटेज की, से फॉर एग्जांपल मैं गैसेस के साथ इस वक्त ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, तो अगर मैं अपनी प्रीवियस, देखो हमें वही, हम उसी ज्ञान को प्रोसेस कर सकते हैं जो हमारे पास है, तो हम प्रीवियस ज्ञान को अपने प्रोसेस करते हैं। तो गेल ल्यूसेक लॉ और एवोगैड्रो लॉ, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में इन दो वैज्ञानिकों ने जो ऑब्जर्व किया था गैसेस को देखकर, जो इन्होंने ऑब्जर्व किया था, इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने कहा था, गेल यूसेक ने कहा था कि गैसेस वॉल्यूम्स में रिएक्ट करते हैं, एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर गैसेस वॉल्यूम में रिएक्ट करेंगे। और एवोगैड्रो ने क्या कहा था कि अगर गैसेस का वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, तो उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स, जो भी टाइप की गैस है, वो एग्जैक्ट इक्वल होगी। और ये दोनों आपस में रिलेटेड है, ठीक है, आपस में रिलेटेड है, और ये आपको सोचना भी है कैसे रिलेटेड है, ठीक है। गेल यूसेक लॉ और एवोगैड्रो लॉ दोनों एक दूसरे से रिलेटेड चीजें ही बता रहे हैं, ठीक है, तो रिलेटेड है। तो अगर ये वॉल्यूम्स में रिएक्ट कर रहे हैं, तो मुझे इनको स्टडी करने के लिए क्या देखना है, क्वांटिटी ऑफ गैसेस। सिंपल, वॉल्यूम्स में मैं यहां पर काम नहीं करूंगा, क्योंकि गैसेस के वॉल्यूम को मैं कंप्रेस भी करूंगा, नंबर ऑफ एटम्स उतने ही रहेंगे, एक्सपैंड करूंगा, नंबर ऑफ एटम्स उतने ही रहेंगे। तो यहां पर बेस्ट पैरामीटर क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। और नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करने के लिए ही तो हमने मोल कॉन्सेप्ट बनाया है, मोल कॉन्सेप्ट बनाया है कि यार 6.02 इंटू 10⁻23 इतने नंबर को ट्रिलियन ट्रिलियन बिलियन बोलने से अच्छा है 1 मोल बोल दो, है ना। 6 ट्रिलियन बिलियन ट्रिलियन ऐसे बोलने से अच्छा 1 मोल बोल दो, जिसका मतलब है कि 1 मोल बोला, 1 मोल गैस है, इसका मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है। 2 मोल्स बोला तो उसकी डबल क्वांटिटी है, 3 मोल्स बोला तो उसकी ट्रिपल क्वांटिटी है। तो यहाँ पे बेस्ट तरीका क्या है गैसेस को ऑब्जर्व करने के लिए, नंबर्स में बात करो, और नंबर्स में बात करने के लिए आप किस में बात करोगे, मोल्स में बात करोगे, एज सिंपल एज दैट। अब आ जाते हैं अपनी छठी क्लास में, मोल फ्रैक्शन क्या है। आपने भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन के गैसेस को मिक्स कर दिया है, यहां पर Na अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम Na को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, मॉलिक्यूल सॉरी, मॉलिक्यूल ये इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मिक्स हो चुके हैं। तो जब आपने Na मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को Nb मोल ऑफ ऑक्सीजन से मिक्स किया, तो इस पूरे इस ढांचे के अंदर, इस पूरे वॉल्यूम के अंदर कितने मोल्स हैं, सिंपल मैथमेटिकली बात करते हैं, Na प्लस Nb मोल है। तो इस क्वांटिटी में हाइड्रोजन का वेटेज कितना है, न्यूमरेटर में Na लगा दो, ऑक्सीजन का वेटेज कितना है, Nb अपॉन में Na प्लस Nb, काम खत्म। दो बच्चे हैं, ठीक है, एक बच्चे के पास 40 रुपीज है और एक बच्चे ने कंट्रीब्यूट किए 60 रुपीज कंट्रीब्यूट किए, तो टोटल कंट्रीब्यूशन इनका 100 रुपीज है। छठी क्लास में ही पढ़ा था ना, तो छठी क्लास का एग्जांपल लेते हैं। तो एक बच्चे का कंट्रीब्यूशन कितना है, 40 आउट ऑफ 100, दूसरे बच्चे का कंट्रीब्यूशन कितना है, 60 आउट ऑफ 100, जिसको अगर मैं देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ ए, इसको सी ए बोलता हूं, इसको बोलता हूं कंट्रीब्यूशन ऑफ बी, और इसको बोल देता हूं टोटल कंट्रीब्यूशन, जो कि क्या हो जाएगा, सी ए प्लस सी बी। और इसी को देखें अगर, तो यहां पर ये क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ए का वेटेज कितना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ए अपॉन में कंट्रीब्यूशन ऑफ ए प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ बी। अगर बी का निकालना है तो यहां बी लिख दो, काम खत्म। यही है आपका कंट्रीब्यूशन फ्रैक्शन, और यही है आपका मोल फ्रैक्शन। और इसके जरिए अब हम क्या देख पाएंगे कि यार देखो, मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें इतना मोल फ्रैक्शन है हाइड्रोजन का, ठीक है, मैंने यहां पर एक इंफॉर्मेशन, मैंने एक बॉक्स में नाइट्रोजन हाइड्रोजन भरा, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन भरा और आपको पार्सल कर दिया, ठीक है, और ये बोल दिया मैंने कि यहां पर इसका मोल फ्रैक्शन है, मान लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है 1 है, और जो एनबी है ये आपके लिए मान लेते हैं 4 है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि मोल फ्रैक्शन इसका 1/5 है, कैसे, 1/1 + 4, जो कि हो जाएगा 1/5। तो आप समझ जाओगे कि यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 1, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 5 - 1, जो कि 4 है। तो ये डेटा कन्वे करने में काम आया, ठीक है। डिफ्यूजन पढ़ रहे होंगे तो हमें पता होगा कि भाई किसके कितने मोल हैं, इतने मोल्स में डिफ्यूजन रेट कितना है।
अगर डिफ्यूजन रेट हमें याद नहीं करना होता है, हम इसको प्लॉट कर लेते हैं, डेटाबेस बना लेते हैं। अच्छा, इतने मोल्स और इतने मोल्स के साथ इनका डिफ्यूजन रेट हमने डिस्कवर कर लिया, ठीक है, इनका रिएक्शन रेट हमने डिस्कवर कर लिया। उस डेटाबेस को देख के और इस वैल्यू को देख के हम ये समझ सकते हैं कि इसमें कितना वक्त लगेगा। इस वक्त के साथ हमें अगर फिनोमिना को तेज करना है तो किसकी क्वांटिटी को बढ़ाना चाहिए, किसकी क्वांटिटी को घटाना चाहिए। ये सब कहाँ काम आ रहा है? इंजीनियरिंग में काम आ रहा है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो देखो यही है आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब वही चीज कंट्रीब्यूशन जो था ये फ्रैक्शन में लिखा है आपने, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है। यही है फ्रैक्शन का मतलब। मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं तो क्या आ जाता है? परसेंटेज आ जाता है। तो इसी चीज को मल्टीप्लाई 100 कर दो, आपका मोल परसेंटेज आ गया। एज सिंपल एज दैट। क्यों करना है? नीड है। क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है? वास्तविकता को समझ के पढ़ना है, ताकि वास्तविकता के साथ हमारा दिमाग जुड़ा रहे। हम कहते हैं ना कि हमारे पास हर वक्त लैब्स नहीं है, पूरी प्रकृति हमारे लिए लैब है। सोच के तो देखो, हर चीज आप ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके हो, इट्स जस्ट कि आपको पता नहीं है कि यही लेबोरेटरी है। ठीक है, हमें नेचर को समझना है तो नेचर को ही लैब बनाओ। हर अपनी ऑब्जर्वेशन से ही सीखो। अपने दिमाग में जो कॉमन सेंस का ज्ञान है वही ज्ञान आपको सही वे में प्रोसेस करके चीजों को सीखना है। काम खत्म। ठीक है, ये देखो यही था आपका मोल परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पार्ट पे, और वो क्या है? हम क्या चीज देख रहे हैं? रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशंस। अब हम बात करते हैं एक बार सॉल्यूशन को लेकर। ठीक है, अभी हमने गैसेस को देखा, अब हम देखते हैं सॉल्यूशंस को। तो सॉल्यूशन होते क्या हैं? ठीक है, अब हम इसमें नाम याद करने बैठ जाएंगे। नहीं, याद मत करो। ऑब्वियसली पानी के अंदर चीनी मिला रहे हो, इसको सॉल्यूशन कहते हैं। दैट्स कॉमन सेंस। यस, अब चीनी मिला रहे हो, चीनी में पानी मिला रहे हो या पानी में चीनी मिला रहे हो? ठीक है, हम कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो आप एक कटोरे में चीनी रख लो, उसमें पानी मिला दो, या एक कटोरे में पानी रख लो, उसमें चीनी मिला दो। तो यहां पर हम कैसे तय करें कि कौन सी चीज किसमें मिल रही है? तो ये हमारे लिए रैंडम होता है। फ्रेंकली स्पीकिंग ये रैंडम है, हमें चूज करना है। ठीक है, और ये चीज हम इनिशियल डेज में नहीं बता सकते थे कि यार चीनी के गैप में पानी जा रहा है, या पानी के जो एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप होता है उसमें चीनी जा रहा है। ये वक्त के साथ एक लंबे समय के बाद हमें पता चला कि पानी के गैप में चीनी जा रहा है। ठीक है, पानी के गैप में चीनी जा रहा है। तो इसलिए हमने फिर यहां पे कहा कि एक काम करते हैं भाई, नाम देते हैं। अब जो जिसमें मिल रहा है वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट हो सकता है, हर चीज के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसमें हमने दो नामकरण कर दिए बस, कि एक चीज वो है जिसमें आप मिला रहे हो और एक चीज वो है जो आप मिला रहे हो। काम खत्म। तो जो आप मिला रहे हो, ठीक है, इसमें नाम आ गया आपके पास सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ठीक है, अब यहां पर ये इंग्लिश नेम्स हैं, हम हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं यानी इंडियंस हैं, लेकिन आप इसको ऐसे समझो कि यार सॉल्यूट वो है जो आप मिला रहे हो, जो आप डिसॉल्व कर रहे हो, जिसको आप मिक्स कर रहे हो। सॉल्वेंट वो है जिसमें वो चीज मिल रही है। काम खत्म। ठीक है, ये बस फील करने की बात है। ये क्या है? नाम। जिसमें चीज मिल रही है या जिसमें आप जिस चीज में आप मिला रहे हो वो क्या हो गया? सॉल्वेंट। जिसको मिला रहे हो वो हो गया आपका सॉल्यूट। ठीक है, काम खत्म। अब यहां पर जब आप चीजों को मिला रहे हो, ऑब्वियसली इनके पास क्या होगा? क्वांटिटी। इसकी क्या होगी? क्वांटिटी। है कि नहीं है? क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, मॉलिक्यूलर चीजों के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है? मोल। ठीक है, तो यहां पर भी क्वांटिटी को हम किसमें बताएं? ज्यादा बेटर रहेगा मोल्स में बताएं। मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इतने मोल ऑफ सॉल्वेंट में इतने मोल ऑफ सॉल्यूट हमने मिलाया है ऑब्जर्वेशन करने के लिए। ठीक है, ठीक है, अब हमने 1 लीटर पानी ले लिया, उसमें सॉल्यूट को डालते गए एक टाइम ऐसा है कि अब सॉल्यूट घुल नहीं रहा है, यानी कि सेचुरेशन पॉइंट आ गया। ये ऑब्जर्वेशन है। उससे हमें ये पता चला कि भाई सॉल्वेंट के अंदर कितनी कैपेसिटी है चीजों को डिसॉल्व करने की। इसको डिसॉल्व करने से उसकी डेंसिटी में कितना फर्क आया? नंबर्स की जरूरत पड़ेगी ना चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए, कि डेंसिटी में कितना फर्क आया। इसकी डेंसिटी की वजह से, जैसे कि मान लो आप यहां पर ऐसा समझो कि आपको हैवी डेंसिटी चाहिए। मान लो आपको लिक्विड के जरिए आप वाटर रॉकेट बना रहे हो। ठीक है, मैं एक वीडियो प्ले कर देता हूं, ये वाटर रॉकेट का वीडियो है आपके लिए। ठीक है, आप एक वाटर रॉकेट को फ्लाई कर रहे हो, इसमें सिर्फ आपने पानी डाला, ठीक है, या फिर आपने चीनी वाला पानी डाला। ऑब्वियसली जितनी तेजी से पानी निकलेगा, जितना मास पानी का निकलेगा रॉकेटरी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, उतना ज्यादा थ्रस्ट मिलेगा। तो अगर मैं चीनी वाला पानी डालता हूं तो वॉल्यूम तो उतना ही रह गया, थोड़ा बहुत एक्सपैंड होता है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट उतना ही रहता है, थोड़ा एक्सपैंड होता है, बट वो गैप्स को फिल कर रहा है तो ज्यादा एक्सपेंशन नहीं होती है वॉल्यूम में। लेकिन अब उसमें मास ज्यादा इजेक्ट हो रहा है तो रॉकेट का थ्रस्ट ज्यादा होगा। वेर सिर्फ और सिर्फ प्योर पानी लेता तो मास कम निकलता एज कंपेयर टू चीनी वाले पानी से। ठीक है, और थ्रस्ट वहां पर कम हो जाता। तो बेसिक इंजॉयमेंट के लिए भी या रॉकेटरी को स्टडी करने के लिए भी देखो ये काम आ रही है। ठीक है,
इंजीनियरिंग में काम आ रही है और ऑब्जर्वेशन करने में काम आ रही है, नेचर को मैथमेटिकली कम्युनिकेट करने में काम आ रही है। दिस इज द रीजन इन चीजों को हमें पढ़ना चाहिए, और ये रीजन है कि इन चीजों को यहाँ पर हमें पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन एग्जाम्स की रेस में फॉर्मूला याद करके आगे बढ़े, गलत है, पूरा गलत है। ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास ज्ञान नहीं तो हम कुछ भी नहीं, फिर हमें सिर्फ अपनी लाइफ को काटना होगा। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या है, सॉल्वेंट है और सॉल्यूट है। ठीक है, इतना स्ट्रेस मत लेना ये नॉम याद करने पड़े, कुछ नहीं है भाई, 4 बार देखोगे अपने आप याद हो जाएंगे भाई। एक जिसमें मिलाते हैं, एक जो मिलाते हैं, जिसमें मिलाते हैं उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, और जिसको मिलाते हैं उसको सॉल्यूट बोलते हैं, काम खत्म हो गया, इजी है। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर मैं एक सॉल्यूशन बना रहा हूं, एक प्राकृतिक परिस्थिति को देखते हैं हम लोग, मैं एक सॉल्यूशन बना रहा हूं। ठीक है, सॉल्यूशन बना रहा हूं। ठीक है, और अगर मैं अपने, नेचर हमारी लेबोरेटरी है, इस लेबोरेटरी को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, मैं एक ठंडी जगह लेता हूं, मान लेते हैं मैं चला जाता हूं ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड, ये बर्फीला एरिया है, यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है बहुत ठंडा होता है। ठीक है, ग्रीनलैंड, और दूसरा पर्सन है आपके इंडिया में। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर -15 डिग्री, ठीक है अभी, और यहाँ पे टेम्परेचर, भाई यहाँ पे अभी चल रहा है, ठीक है 30 डिग्री चल रहा है, 30 डिग्री डिफरेंस देख रहे हो, 45 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, अब अगर मैं सॉल्यूशन को मेजर कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं मेजर कैसे कर रहा हूँ, पहले एक तो ये परिस्थिति है ही, लेकिन अब मैं यहां पर देखूं कि यहां पर एक इंडस्ट्री है, एक फैक्ट्री है, जहां पर एक ऐसा मिनरल मिलता है जो पानी में घुल जाता है। ठीक है, और उसको आपको किसी रिएक्शन में, मान लो किसी चीज में यूज करना होता है, उसकी डिमांड है, उसकी डिमांड है, लेकिन वो ग्रीनलैंड में ही पाया जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको पानी में डिसॉल्व किया। ठीक है, और बड़ी क्वांटिटी में भेज रहे हैं यहां से इंडिया, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे शिप कर दिया, यहां पर वो आ गया। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है। अब जरा अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं, क्या तापमान बढ़ने से वॉल्यूम एक्सपैंड होता है या नहीं होता है? जवाब है हाँ, होता है। क्या तापमान घटने से वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होता है या नहीं होता है? कॉमन सेंस, हाँ होता है, क्योंकि ये चीज हम जानते हैं और ये हमारे कॉमन सेंस में भी आ चुकी है, बिकॉज इट्स एन ऑब्जर्व्ड फिनोमिना, और ये हमारे नॉन सेक्टर ऑफ ब्रेन में आता है। ठीक है, अब देखो, अब हमने नेचर में केमिकल्स को या सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए या फिर उसे मैथमेटिकली कम्युनिकेट करने के लिए हमने बोला मोलैरिटी, मोलैरिटी टर्म को इंट्रोड्यूस किया, जो कि क्या बोल रहे हैं हमें, बोल रहे हैं कि सॉल्यूट का ये पानी है। ठीक है, ये सॉल्वेंट है। ठीक है, इसमें मैं कोई चीज मिक्स करता हूं। ठीक है, कोई चीज मैं मिक्स करता हूं, लेट से अपनी इंक को ही मिक्स कर देता हूं। ठीक है, ये रहा पानी, इसमें मैं इंक को मिक्स करता हूं। ठीक है, ये देखो, ये ब्लू कलर की चीज यहाँ पर मिक्स होना स्टार्ट हो गई है, ब्लू इंक यहाँ पर मिक्स होना स्टार्ट हो गया है। तो मैंने क्या डाला है, नंबर ऑफ एटम्स इसके अंदर डाल दिए हैं, जो कि क्या हो रहा है, मिक्स होना स्टार्ट हो गया है। और जो डिफ्यूजन डिफ्यूजन बात कर रहे थे, आप देख ही सकते हो अभी कंप्लीटली डिफ्यूज नहीं हुआ है, बट टाइम के साथ ही डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसमें वक्त लगेगा, इसमें वक्त लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर यही सब चीजें हमें ऑब्जर्व करके इंजीनियरिंग मार्वल को क्रिएट करना है। ठीक है, अब देखो, तो मोलैरिटी क्या है, सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को डाला, तो सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उसको लिया, डिवाइडेड बाय, हमने कहा कि यार एक काम करते हैं, स्टैंडर्ड रखते हैं, 1 लीटर पानी में कितने मोल्स डाले हैं। इससे क्या होगा कि अगर मैंने 10 लीटर मंगाए, 1 लीटर में मान लेते हैं, 1 लीटर मान लो आपने 2 मोल्स डाले हैं, तो 10 लीटर में कितने डाले होंगे, 20 मोल्स आ जाएंगे। अगर आपने 10 लीटर का कंटेनर मंगाया है तो उसमें कितने एटम्स होंगे, 20 मोल्स एटम्स होंगे। अगर आपने 100 लीटर का मंगाया है तो 2 × 100 200 मोल्स ऑफ एटम होंगे। आ गया ना काम। ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी काम आ गया। तो यहां पर हमने कहा कि नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इस पैरामीटर पे हमने नेचर से कम्युनिकेट किया, इस पैरामीटर पे हमने नेचर से कम्युनिकेट किया। और हमने बनाया कैसे, हमने पहले, और मोलैरिटी वाले केस में हम करते क्या हैं, हम एक कंटेनर लेते हैं पहले। ठीक है, उसमें थोड़ा सा सॉल्यूट डालते हैं, फिर उसमें लिक्विड डालते हैं, मान लो वाटर डाल दिया। ठीक है, वो मिक्स हो गया, वो कंप्लीटली मिक्स हो गया और वो नजर नहीं आ रहा है, कंप्लीट डिजोल्व हो गया है। और फिर ये 1 लीटर का मार्क है, ये 1 लीटर का मार्क है, तो पानी भरते रहते हैं जब तक कि 1 लीटर के मार्क तक वो ना पहुंच जाए। ठीक है, तो 1 लीटर के अंदर ये क्या हो गया, 1 लीटर का, 1 लीटर पानी नहीं है यहाँ पर, 1 लीटर पानी नहीं डाला है, जो फिनोमिना है जो हम यूज कर रहे हैं उसमें ये 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं, जो हमने यहाँ पे डिजोल्व करे थे, Na मोल्स हैं। ठीक है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन मैंने यहां पर बना लिया, तो इसी को हम लोगों ने फिर एक नाम दिया, वो नाम क्या है, मोलैरिटी। अब इसको सिंबल भी दे देते हैं, इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो यहां पर वैल्यू निकल कर आएगी उसके पीछे कैपिटल एम लगा देंगे, तो वो हो गया मोलैरिटी, स्टैंडर्ड प्रोसीजर। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर ये हुआ एक तरीका, लेकिन इंडस्ट्रियल लेवल पर एक और तरीका अप्लाई किया जा सकता है, और वो ये है कि यार हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम एक कंटेनर लेते हैं, उसमें 1 किलोग्राम
यानी कि मास ले रहे हैं उसका। 1 kg लिक्विड ले लेते हैं, ये 1 kg लिक्विड है, ये 1 kg लिक्विड है, ठीक है। और फिर इसमें हमने सॉल्यूट को डाल दिया, ठीक है, उसके मोल्स उसमें यहां पर डिसॉल्व कर दिए, ठीक है। तो यहां पर जो आपने लिया है वो क्या है, 1 kg वाटर लिया है। कितना लिया है, 1 kg वाटर लिया है। पॉइंट को समझना, पहले आपने क्या किया था, 1 लीटर सॉल्यूशन लिया था, बट यहां पर आपने पहले से सॉल्वेंट लिया जो कि 1 kg का है, और उसमें आपने सॉल्यूट को डाल दिया। अब ऐसा क्यों किया, इस चीज पे हम नजर डालेंगे, ठीक है। हमने इसको डाला, और यहां पर मैथमेटिकल कम्युनिकेशन करने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब दोनों में ना फर्क देखना, यहां पर हमने पहले घोला और फिर 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाया है, तो इस प्रक्रिया में मैथमेटिकल कम्युनिकेशन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यहां मेजरमेंट ही लीटर में कर रहे हैं और यहां मेजरमेंट हम लोग किलोग्राम में कर रहे हैं, सिंपल है। और लेकिन यहां पर हमने पहले 1 kg ले लिया है, पहले हमने 1 kg ले लिया है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स डाले हैं, ठीक है, क्योंकि हम वजन, अब नंबर ऑफ एटम्स डाल दिए। अब देखो, क्योंकि हम लीटर में बात कर रहे हैं, ठीक है, इसके पीछे भी रीजन है कि भाई यहां पर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट क्यों लिया है और यहां 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन क्यों लिया है, इसको भी सोचो। और इसको अब हम सोचते हैं, क्यों सोचना जरूरी है भाई, हम ये भी तो कह सकते थे कि यार इसमें जब हमने वो डाला तो उसका भी तो मास बढ़ गया होगा, तो हम 1 kg ऑफ सॉल्यूशन क्यों नहीं ले रहे हैं। ये भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है, ये भी एक रीजन हो सकता है और होना भी चाहिए, और ये भी एक क्यूरियस क्वेश्चन है। यहां पे भी तो हम ये कह सकते हैं कि 1 लीटर पानी ले लो, फिर उसमें सॉल्यूशन डालो, मतलब इसकी तरह प्रोसीजर कर लो, तो वो भी हो सकता है। तो यहां पर क्या होता है, सॉल्यूशन सॉल्वेंट अलग अलग आ रहे हैं, सॉल्यूशन सॉल्वेंट अलग अलग आ रहे हैं, और यहां पर हम आने को तो वो भी अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम जब मार्केट में चीजों को सेल कर रहे हैं, चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए। ये साइंटिफिक ना होकर थोड़ा इंडस्ट्रियल लेवल पर आ जाता है, ठीक है। अगर हम इस फिनोमिना को फॉलो कर रहे हैं और इस फिनोमिना को फॉलो कर रहे हैं, तो यहां पर हम 1 लीटर सॉल्यूशन का क्वांटिटी बनाकर पार्सल करते हैं, और यहां पर हम क्या करते हैं, दो चीजें अलग अलग लेकर आते हैं, या फिर हम उनको खुद से मिक्स करते हैं, या फिर अगर मिक्स करके भी दे रहे हैं तो हम यहां पर मान लेते हैं कि भाई कोई रीजन हो सकता है, मैं बना नहीं पा रहा हूं उसका रीजन, लेकिन कुछ ना कुछ इंडस्ट्रियल लेवल का या फाइनेंशियल लेवल का यहां पर रीजन हो सकता है। लेकिन सोचते हैं, एक वन ऑफ द रीजन सोचते हैं कि इस प्रोसेस में, ठीक है, चलो रीजन अभी मुझे नहीं बन रहा है ऑन द गो, अभी मैं लेक्चर में हूं, लेकिन मैं बताऊंगा आपको। लेकिन यहां पर जो हो रहा है वो ये कि इसके अंदर 1 लीटर का सॉल्यूशन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और यहां पर 1 kg का सॉल्वेंट लिया गया है, और फिर उसमें एन ए मोल्स आपके डाल दिए गए हैं, किसके, सॉल्यूट के, ठीक है। तो यहां पर जो चीज बना वो ऐसे है, लेकिन हाँ, इसका एक्चुअल रीजन, मतलब इसको करने के पीछे का रीजन मुझे पता है, वो मैं बताता हूं, ठीक है। अब देखो, हमने 2 वे में सॉल्यूशन के साथ कम्युनिकेट किया, और उसके पीछे का रीजन मैं बताता हूं, ठीक है। दोनों वे अपने आप में सही है, प्रॉब्लम क्या है, मुझे तो क्वांटिटी से मतलब है ना, इसकी क्वांटिटी से मतलब है, ये तो मुझे दोनों में पता चल रहे हैं। लेकिन अब अगर यूसेज पे देखें, ग्रीनलैंड से 1 लीटर की बॉटल मैं पार्सल करवाता हूं, ठीक है, जिसमें कि वो 1 लीटर की बॉटल जो है उसमें 1 लीटर मार्क यहां पर है, ठीक है। मैंने वहां से पार्सल कराई, इन्होंने जब एक मोलर सॉल्यूशन बनाया, उन्होंने जब एक मोलर सॉल्यूशन बनाया इसमें, तो यहां पर 1 लीटर पानी यहां तक भरा हुआ था, लेकिन जब ये इंडिया आएगा तो ये गर्मी की वजह से एक्सपैंड होके यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। अब मैं यहां पर 1 लीटर को ही, मुझे अपने किसी काम के लिए 1 लीटर का ही कंटेनर है, उसमें जब मैं 1 लीटर पोर करूंगा तो इतना वॉल्यूम ही इसमें पोर होगा और ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा, और इतना पोर्शन मेरे लिए एक्स्ट्रा बच जाएगा। जबकि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो तो उतने ही हैं, और वो पूरे वॉल्यूम के अंदर फिक्स्ड हैं, वो उतने में ही फैले हुए हैं। तो इट मीन्स कुछ अमाउंट ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स जो मुझे चाहिए थे अपने काम के लिए, वो उससे लेसर आए, ठीक है। और अगर इंडिया से ग्रीनलैंड भेजते तो क्या होता, वो ज्यादा आ जाते, क्योंकि हम इंडिया से तो बड़े वॉल्यूम भेजते, बट वहां पे कम हो जाता। वो 1 लीटर डालते तो वहां पर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हो जाते। क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट मुझे जितनी थी उतनी फुलफिल नहीं हो पा रही है, जोग्राफिकल रीजन की वजह से, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस है। वेर एज अगर मैं काम को कुछ इस तरह करूं, मैं 1 लीटर की जगह 1 kg पर काम करना स्टार्ट करूं, कि भाई मैं कंटेनर में ना 1 kg डालूंगा, बस 1 kg डालूंगा, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स मुझे जितने चाहिए उतने ही आने चाहिए, ये चीज मैंने रखा है। तो अगर ग्रीनलैंड में -15 डिग्री पे है या 30 डिग्री पर हो इंडिया के अंदर, ठीक है, आपका जो वेट है, जो मास है, ठीक है, उसका वॉल्यूम वेरी करेगा, क्या मास वेरी करेगा, नहीं करेगा। तो इस वाले केस के अंदर मुझे इस ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम से बेनिफिट मिल रहा है।
कि अब मैं यहाँ पर 1 लीटर ना लेके 1 केजी सॉल्यूशन लूंगा मैं, और उस 1 केजी सॉल्यूशन की वजह से यहाँ पर जितने नंबर ऑफ एटम्स इन्होंने बकेट के अंदर डाले हैं, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स यहाँ जिस चीज में मुझे यूज करना है उतने ही मिलेंगे, क्योंकि वही मेरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसको फिर हम एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर को देखते हुए इंडस्ट्रियल लेवल पर, या ये वन ऑफ द रीजन है, और भी रीजन हो सकते हैं, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है, और इसको हमने एक नया नाम दिया मोलैलिटी। ठीक है, बस रिटी का लिटी कर दिया। ठीक है, ताकि चीजें समझ आए। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हमारा मोलैलिटी और मोरालिटी ये रीजन है, और यहाँ पे भी, अच्छा यहाँ पे मोलैलिटी लिखा हुआ है। मोलैलिटी का जो सिंबल होता है वो स्मॉल एम होता है, और मोलैरिटी का जो सिंबल होता है वो कैपिटल एम होता है। यानी कि आपको आपकी बुक्स में जब स्मॉल एम दिखे, ठीक है, केमिस्ट्री में, सिर्फ केमिस्ट्री में, तो उसको मास मत समझ लेना। स्मॉल एम का मतलब है वो मोलैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कैपिटल एम दिखे तो इसका मतलब है वो मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और मोलैरिटी क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ, ये हो गया देखो, नंबर ऑफ मोल्स है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। कैपिटल एम क्या है, मोल पर लीटर, और ये क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। बन गया। ये सब चीजें रटने की जरूरत है नहीं, कॉमन सेंस। ठीक है, तो यहां पर अब बस इनके फॉर्मूलाज एक बार लिख लेते हैं, और देखो चीजें हमारे लिए क्लियर हो गई, और वो क्लैरिटी हमें पूरे तौर पे मिल गई कि भाई क्या है आपकी मोलारिटी, मोलालिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ठीक है, डिवाइडेड बाई आप जो ए एटम है, जो भी है ए एटम या मॉलिक्यूल, उसकी मोलारिटी अगर देख रहे हो, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका बन जाएगा आपके लिए मोल पर लीटर, L⁻⁻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 ⁻
रिप्रेजेंट करोगे मोलैरिटी को, और ये आ गया मोलैलिटी, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एटम इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन, नहीं सॉल्वेंट। ठीक है, क्योंकि प्रोसेस को भी ध्यान रखना है, इसमें सॉल्वेंट में 1 kg में सॉल्वेंट में मोल्स डालते हो, और इसमें सॉल्यूशन से कंपैरिजन कर रहे हो आप। ठीक है, सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं उसको देख रहे हो। ठीक है, तो यहां पर इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, मोल पर केजी। ठीक है, पर केजी, और इसको आप रिप्रेजेंट करोगे स्मॉल एम के साथ। बस हम सिर्फ इतना पढ़ के आगे बढ़ सकते थे, लेकिन ऑब्जर्व किया तो अब ये चीजें ना पराई नहीं लग रही हैं, इनके पीछे का रीजन समझ आ रहा है, और ये चीज जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है ना, अब ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगी। ठीक है, पॉइंट है। अब एक लास्ट टॉपिक है जो कि हम आज नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने इसको रेड कलर से लिखा था, नॉर्मेलिटी। मैं इसका फॉर्मूला याद नहीं कराना चाहता हूं, और अभी जरूरी भी नहीं है इसको पढ़ना। क्यों जरूरी नहीं है, हम इनिशियल स्टेज में हैं, अभी एटम्स को समझेंगे, पीरियोडिक टेबल को समझेंगे, फिर आपके क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इन सब चीजों को समझेंगे, फिर स्टेट्स ऑफ मैटर को समझेंगे, जो कि कट चुका है और बड़ा ही गलत डिसीजन है। ठीक है, हम नॉलेज कट कर देते हैं, जो बहुत गलत डिसीजन है ये, कि हम सिलेबस को कट कर रहे हैं। आप क्वेश्चन मत पूछो ना, लेकिन सिलेबस कट मत करो। सिलेबस कट करने की वजह से क्या होता है, हम अधूरे नॉलेज के साथ बढ़ते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चेतावनी जो कि 2024 में बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आपके लिए तो भाई सिलेबस से कट गया, ये स्टेट्स ऑफ मैटर कट गया है। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन। अब क्योंकि कट चुका है, तो हम रीड भी नहीं करेंगे उसे, चैप्टर स्किप हो जाएगा, और नई बुक्स में तो प्रिंट भी नहीं होगा। ठीक है, तो वो ये हमारे लिए गायब हो गया, ये इतिहास में चला गया। पढ़ा ही नहीं हमने, गैसेस के बिहेवियर को समझा ही नहीं हमने। जब समझा ही नहीं, तो थर्मोडाइनमिक्स में जब आइडियल गैस के ऊपर आप हीट एंड एनर्जी को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो गैस का बिहेवियर ही नहीं पता है, तो थर्मोडाइनमिक्स क्या खाक समझ आएगी, नहीं समझ आएगी। फिजिक्स में जब थर्मोडाइनमिक्स पढ़ रहे होगे, वहां पर आप गैसेस को जब ऑब्जर्व करोगे, उसके ऊपर पूरा का पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है, और वहां पर पीवी इक्वल टू एनआरटी को मैथमेटिकली कम्युनिकेट करके इन फॉर्मूलाज तक कैसे पहुंचे वो लोग, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब चीजें पढ़ रहे होगे। तो भाई जब वहां पर डायरेक्ट मैथमेटिक्स क्यों है, क्योंकि फिजिक्स में जो पार्ट है, उनको पता है कि केमिस्ट्री में ये चीज पढ़ रहे हैं बच्चे, इसके बेसिक्स को वहां पर सीख रहे हैं। अब बिना बेसिक्स के सीधा एडवांस पे पहुंचोगे, वहां कंफ्यूज होगे। तो यानी कि टेक्निकली इस एक चैप्टर के काटने की वजह से हमने तो बोल दिया कि हमने सिलेबस कम कर दिया है, बट टेक्निकली हमने 8-10 चैप्टर का बर्डन अब ऑटोमेटिकली बढ़ा दिया, क्योंकि वो चैप्टर इन पर डिपेंडेंट है, और ये ज्ञान तो हम ले ही नहीं रहे हैं, और जो ज्ञान हमारे ब्रेन के पास है ही नहीं, हम क्या उसे खाक प्रोसेस करेंगे, और जब प्रोसेस ही नहीं कर पाएंगे तो फायदा क्या है फिर, वो 8 चैप्टर भी वेस्ट हैं, ये एक चैप्टर तो हमारे ज्ञान में आया ही नहीं। आप क्वेश्चंस मत पूछो, आप ये कह सकते हो, ये मेरा वैसे तो वीडियोस कोई ज्यादा व्यूज आते नहीं है, बट इन केस कभी कोई बड़े अधिकारी ने ये वीडियो देखी है, ये लाइन सुनी, तो उस बात को समझो। हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं बच्चों का बर्डन कम करना है, बट टेक्निकली हम सोचते नहीं है कि हम बर्डन कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। अधूरे ज्ञान के साथ
कई चैप्टरों में मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, तो और उसके साथ हमारे भविष्य की जो पीढ़ी होगी, क्या वो सर्वज्ञानी होगी? नहीं होगी। वो अधूरे ज्ञान के साथ आगे बढ़ेगी, और अधूरा ज्ञान अज्ञानता से भी ज्यादा खतरनाक होता है। या तो बिल्कुल ज्ञानी मत बनो, या पूर्ण ज्ञानी बनो। जो बीच में फंसा है वही सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि कम ज्ञान, जिसके पास ज्ञान ही नहीं है वो अपनी लाइफ जैसे तैसे काटेगा। जिसके पास ज्ञान है वो अपनी लाइफ पूरे मजे से काटेगा, पूरी लाइफ की लग्जरी का आनंद उठाएगा। लग्जरी का मतलब बेंटिले ये या लग्जरी कार्स नहीं होती है, मतलब अपनी लाइफ को जिएगा, फुल एंजॉय करेगा। लेकिन जो बीच मझधार में अधूरे ज्ञान के साथ भटका हुआ है ना, वो हमेशा उससे ऊपर रहने की चाह में, अज्ञानी से ऊपर रहने की चाह में और ज्ञानी बनने की चाह में, ज्ञान लेने की आदत नहीं है, उसी में वो पिसता रहेगा, पूरी जिंदगी उसकी स्ट्रगल से रहेगी। ठीक है, या तो पूरे ज्ञानी रहो या पूरे ज्ञानी बनो, बीच में मत फंसो। और हमारे ये सिलेबस काट काट के हम यही कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए जब मैं ये पढ़ाऊंगा तो उन वीडियोस को स्किप मत कर देना कि ये सिलेबस में नहीं है। आपको एप्लीकेशन के अंदर और यूट्यूब पर इनकी वीडियोस मिलेंगी, और आपको वो लेक्चर देखने हैं, अन्यथा आगे के चैप्टर समझ नहीं आएंगे। ठीक है, हर कटी हमारे लिए सिलेबस वो नहीं है जो सीबीएसई जेडब्ल्यू बताते हैं। हमारे लिए सिलेबस साइंस है, हम साइंस पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, तो ये देखो, तो ये हो गया आपका। और हाँ, अब जैसे जैसे हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम और फिर हम सॉल्यूशंस के अंदर, ये बात तो हम जानते हैं, हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जब आप जैसे सोडियम क्लोराइड डालते हो तो वो आयंस में टूट जाता है, Na+ और Cl- बन जाता है। NaOH डालते हो तो Na+ और OH- बन जाता है। ठीक है, एसिड्स को डालते हो आयंस बन जाते हैं, बेसिस को डालते हो आयंस बन जाते हैं, और इनके बीच में भी रिएक्शन होता है। तो जब आयंस में चीजें टूट गई हैं, फिर आप उस रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो यहाँ पर आयोनिक डिफ्यूजन, ठीक है, और इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो आपका एक रुकावट भी बनती है। सेम चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, डिफ्यूजन सॉरी उल्टा बोल गया मैं, सेम चार्जेस रिपेल करेंगे, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। ऑपोजिट चार्जेस का डिफ्यूजन फास्ट है, सेम चार्जेस यहाँ पे ढकेला जाएगा, तो अट्रैक्शन रिपल्शन का एक अनदर पैरामीटर आ जाता है। इन्हीं चीजों को ऑब्जर्व किया गया है, और फिर एसिडिटी बेसिसिटी समझने के बाद, आयंस के फ्लो को समझने के बाद, जब हम नॉर्मेलिटी को पढ़ेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला नहीं होगा, हमारे पास एक ज्ञान होगा। फॉर्मूला याद नहीं भी होगा ना, वो ज्ञान के बारे में सोच के यूं फॉर्मूला निकाल ले आएंगे। ठीक है, इसकी जब जरूरत पड़ेगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन चैप्टर भी कट चुका है, बट वो पढ़ने के बाद ही हम इस फॉर्मूले के ऊपर आएंगे। और यहां तक जो जर्नी है, इस चीज का हमें कोई यूज करना ही नहीं है, और हमारे बुक में नहीं है। मैंने ये टॉपिक इसलिए लिख दिया है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल जो जेडब्ल्यू के लिए पढ़ा रहे हैं, उसमें फॉर्मूला पहले से फेंक कर मार देते हैं, जिससे बच्चा और ज्यादा परेशान होता है। एक तो फॉर्मूला ही है, फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है उसका, वो कंफ्यूजन में ही जी रहा है कि यार सीबीएसई में नहीं है, जेडब्ल्यू में है, जेडब्ल्यू टफ है। अरे सही वक्त आने दो, इसका सही वक्त आने दो, ये भी पढ़ेंगे, लेकिन सही वक्त पे पढ़ेंगे। पहले से ही वो टॉपिक पढ़ के क्या फायदा जिसके पीछे का बेस ही हमें पता नहीं है, तो रटोगे ही ना। इसलिए ये टॉपिक सही वक्त आने पर हम लोग पढ़ेंगे। हाइड्रोजन, एसिडिटी, बेसिसिटी, इन सब चीजों को कंप्लीट करने के बाद हम इस चीज को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आज के लेक्चर में नहीं, और आपका ये पहला चैप्टर यहां पर होता है समाप्त। और अब इसके बाद आप करोगे क्वेश्चंस, कोई डाउट होगा एप्लीकेशन पर शेयर करोगे, और फिर उन डाउट्स को हम लोग मैथमेटिक्स के जरिए, द राइट वे ऑफ एजुकेशन के रास्ते समझेंगे, और फिर उन क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चंस करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स याद नहीं करनी है, इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चंस को देख के ये समझना है कि अगर हो रहा है तो मैं समझता हूं, नहीं हो रहा है तो मैं वापस से कॉन्सेप्ट को समझूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझूं, और शुरुआती दौर में ऐसे क्वेश्चन से दूर रहूं जो मल्टीपल चैप्टर्स को जोड़ के बनाया गया है। ऑब्वियसली आपने अभी चैप्टर 1 पढ़ा है, से फॉर एग्जांपल, और आपके पास जेडब्ल्यू में ऐसा क्वेश्चन आएगा जो कि 11 12th में से 12th के एक चैप्टर का इस्तेमाल करेगा और 11th के एक चैप्टर का इस्तेमाल करेगा, दोनों को मर्ज करके चैप्टर 1 से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बनाएगा, जो कि होगा आसान। लेकिन मान लो आपको यही चीज खोजनी है, यही चीज खोजनी है, बट उसमें Na की वैल्यू ढूंढने के लिए उसने 12th ग्रेड के कॉन्सेप्ट का यूज कर लिया है। अब ये पढ़ा नहीं है, पढ़ लोगे तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो आप उससे इसकी वैल्यू निकाल लोगे, इसकी वैल्यू निकल जाएगी तो ये सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा तो आपके मार्क्स आ जाएंगे, और वो मार्क्स आपके नॉलेज के होंगे। लेकिन शुरुआती दिनों में बच्चे क्या गलती करते हैं, अरे भाई आईआईटी का क्वेश्चन है भाई, टफ है। ठीक है, वो क्या करेंगे, करेंगे नहीं समझ आएगा, सॉल्यूशन देखेंगे और दिमाग खराब होगा, फिर उस फॉर्मूले को याद कर लेंगे, फिर उस फॉर्मूले को याद करके उसके जैसे 4 क्वेश्चन और करना स्टार्ट करेंगे, उनको लगेगा कि वो आगे बढ़ रहे हैं, बट टेक्निकली वो अपने ब्रेन को स्ट्रेस दे रहे हैं, क्योंकि वो उस नॉलेज को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी जिसकी वायरिंग अभी हमारे ब्रेन में हुई ही नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान हमने अपने आप को दिया ही नहीं है, हमने सिर्फ एक फॉर्मूला याद कर लिया है। यहीं पे फंसते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस वजह से स्ट्रेस मिलेगा, स्ट्रेस मिलने से आप परेशान हो गए तो साइंस को धीरे धीरे करके वो क्यूरियोसिटी मर जाएगी, और जब क्यूरियोसिटी मर जाएगी तो जब ये पढ़ने का वक्त आएगा ना, तब आपका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, और जब पढ़ने का मन ही नहीं करेगा तो फिर साइंस की दुनिया का इस्तेमाल करके, साइंस के इस ज्ञान का इस्तेमाल करके मैं ह्यूमैनिटी को इवॉल्व कैसे करूंगा। पॉइंट है ना, ये पॉइंट को समझो। ठीक है, 10 मिनट का टॉपिक था, बट ऑलमोस्ट पता नहीं, कैमरा तो उस साइड फेस कर रहा है स्क्रीन, बट पता नहीं कितने टाइम की वीडियो बन गई है, बट जो बातें मैंने बोली हैं
वो 100% आपके व्यक्तित्व को निखारेगी और आपको एक कामयाब इंसान बनाएगी। बट यू हैव टू फॉलो दीज थिंग्स। ठीक है, सही रास्ते को ही फॉलो करना हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए, ये बात हमें समझनी है। ठीक है, तो ये देखो बड़े ही इजी से टॉपिक है। फिजिकली नेचर में जो हो रहा है उसको समझ के हमने इनको समझा है। अब जब आप इसकी सेल्फ स्टडी करोगे, इनके फॉर्मूलाज आपके सामने होगा, तो वो चित्रण आपके दिमाग में घूमेगा कि हाँ इस वजह से पढ़ रहे हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं जिसका हमें रियल लाइफ में यूज नजर नहीं आ रहा है, बट यही ज्ञान तो, साइंस का ज्ञान तो इंजीनियरिंग को पैदा करेगा ना। इंजीनियरिंग से वो बनाएगा जिससे नई टेक्नोलॉजी आएगी और ह्यूमैनिटी इवॉल्व करेगी। ठीक है, इस पॉइंट को दिमाग में रख के पढ़ो, तभी कामयाब बनोगे। ठीक है, चलो तो इस वीडियो लेक्चर को यहाँ पर अंत करते हैं। क्वेश्चंस करने की बारी आ गई है, एक्सप्लोर करो, प्रॉब्लम आती है एप्लीकेशन में शेयर करो। ठीक है, और शेयर करो ग्रुप के अंदर ताकि और बच्चे भी उनको देख सकें, और फिर हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। मैं उसके लिए वीडियो लेक्चर बनाता रहूंगा फटाफट, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको वीडियो लेक्चर उस पर मिलता जाएगा। सो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपको लगता है कि सही वैल्यू और सही नॉलेज आपको दे रहे हैं, प्लीज अपने दोस्तों को बोलो कि इस प्लेटफॉर्म पर है, स्टेम वेदास एप्लीकेशन पर। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे आपको वीडियोस रैंडम मिलती है, एप्लीकेशन पर चीजें सीक्वेंस में मिलती हैं, प्लस आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, और जिनका आंसर आपको लॉजिकल फॉर्मेट में मिलेगा, फॉर्मूला फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। ठीक है, और हम जेडब्ल्यू को प्रायोरिटी नहीं देंगे, हम साइंस को प्रायोरिटी देंगे, ताकि जेडब्ल्यू का लेवल हमारे लिए ऐसा ना हो, जेडब्ल्यू हमारे लिए इतना सा बन जाए, वो भी निकल जाएगा और हम एक्चुअल विज्ञान का ज्ञान लेके दुनिया जीतने निकलेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।